बना सकते हैं और बिल्कुल इसके लिए हम कामयाब होंगे जिस तरह से हम इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। और उसके बाद डॉक्टर यादव जी ने हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से ड्रोन का हमें बताया कि किस तरह से किसान को अपने स्वास्थ्य को भी संभाल कर हम अपना कार्य करेंगे कि उनके स्वास्थ्य पर भी असर ना पड़े, और किस तरह से स्प्रे करना है या जल संरक्षण करना है, समय की बचत करनी है। इन चीजों के ऊपर उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि कार्य को कम सीमा में करके समय की भी बचत करें और काम अच्छा भी हो। और डॉक्टर रश्मि सिंह जर्नलिज्म एंड मास कॉम डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट कॉलेज करनाल से हैं, इन्होंने वुमेन के बारे में बताया कि किस तरह से महाविद्यालय में छात्राओं को किस तरह के प्लेटफॉर्म्स दिए जा रहे हैं ताकि वो आगे बढ़कर कौन सा अपना रास्ता चुन सकते हैं। और इसके लिए हमारे महाविद्यालय में स्टार्टअप इंक्यूबेटर भी सरकार की तरफ से लगाया गया है, जिसमें स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर कार्य होता है और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाती है। उसके लिए वो अपना किस तरह से ट्रेनिंग के बाद किस तरह से अपना एक नया स्टार्टअप कर सकते हैं किसी भी कार्य के लिए, चाहे वो कंप्यूटर्स में है, चाहे वो अभी पीछे हमारे स्टूडेंट्स थे उन्होंने कैंडल मेकिंग्स, जेल की कैंडल मेकिंग्स की थी, या शेल्टर्स है, जैसे बरसात आ जाती है किसानों के लिए नुकसान हो जाता है बहुत ज्यादा, तो एक स्टूडेंट ने एक मॉडल बनाया था उसके लिए कि किस तरह से सेंसर्स लगा के उन्होंने जो अनाज मंडी में खुले एक अनाज जब डलता है वहां पर डाला जाता है तो उसमें किस तरह से उस अनाज को बचाया जा सकता है, उसमें उसने सेंसर्स लगाए और उस सेंसर्स के ऊपर जैसे ही बरसात की एक बूंद या एक ड्रॉप गिरती है तो किस तरह से वो काम करता है, वो धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाता है और जैसे ही बरसात जब बंद होती है तो अपने आप से खुल जाता है और किस तरह से किसान को की जो फसल है उसको नष्ट होने से वो पानी में भीग जाती है, काली पड़ जाती है, तो उससे उसको बचाया जा सकता है। तो बच्चों को इस तरह से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है हमारे स्टार्टअप इंक्यूबेटर से भी। और अभी जो सर ने मुझे अश्योरिटी दी कि अभी अगले साल से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कॉलेजेस में आने वाला है, यूनिवर्सिटीज में स्टार्ट हो चुका है, उसके लिए सिलेबस तैयार हो चुके हैं ऑलमोस्ट, तो उसमें हमें एमओयू साइन करने पड़ते हैं इंडस्ट्री से या किसी भी कंपनी से। तो वो अभी जो सर ने मुझे अश्योरिटी दी उसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और पत्रकारिता का जहाँ तक सवाल है, आप सभी आए हुए, आप लोगों के बिना तो यह कार्य संभव हो ही नहीं सकते, क्योंकि पूरे विश्व में जब तक एक समाचार पत्र नहीं पढ़ लेते, हम खबरों को नहीं देख लेते या टीवी नहीं देख लेते, वो चाहे सही है चाहे गलत है, उसका मायना हमने बाद में देखना है, खुद से सोचना है, लेकिन उसके बिना जीवन अधूरा लगता है कहीं ना कहीं। तो आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ढांचा बनाएंगे और थोड़ा सा एक बियॉन्ड दिस वार्तालाप एक बात जरूर कहूँगा, मतलब अनऑफिशियल है कि आज अगर मैं देखें तो यहाँ पर इस रूम में करीब 80% मेल्स होंगे और 20% फीमेल्स होंगे। जिस तरह आजकल मैं रोज स्टोरी सुनता हूँ ना, फर्स्ट वुमेन दिस, मुझे लगता है 6 साल के बाद यहाँ 80% महिलाएं होंगी और इस चेयर पर मेरा नंबर मुझे नजर नहीं आ रहा है। सो आई थिंक लेट अस कम्प्लीमेंट अवर वुमेन फॉर डूइंग सो वेल। और विशेष तौर से हरियाणा में बैठकर अगर मैं फर्स्ट वुमेन ड्रोन पायलट की बात कर रहा हूँ तो आई थिंक दैट इज रियली कमेंडेबल। और इसके लिए मैं एक बार फिर मुझे लगता है डॉक्टर निशा सोलंकी के लिए एक बार फिर तालियां। तो आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जो ड्रोन टेक्नोलॉजी थी वो 2019 में मैं सबसे पहले मैंने देखी थी एक डेमोन्स्ट्रेशन पे। लाइक जैसे फार्मर फील्ड पे हम डेमोन्स्ट्रेशन करने जाते हैं, वैसे ही मैं भी देखने के लिए चली गई थी डॉक्टर यादव के साथ। एज अ एरोपोनिक एक्सपर्ट थी मैं उस टाइम। तो फिर मुझे हुआ कि ये तो कुछ इंटरेस्टिंग है, पता नहीं आगे फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा, क्यों ना इसको सीख लिया जाए कि कैसे इसको उड़ाना है, कैसे क्या करना है। तो एमटेक के दौरान मैंने 2020 में एमटेक स्टार्ट की थी अपनी।
उसी दौरान मैंने ड्रोन पायलट का कोर्स किया। और मैंने इस इंटेंशन से किया था कि मुझे जैसे कि मेरी मास्टर्स फायर मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग में है, तो ड्रोन एग्रीकल्चर ड्रोन की अगर बात करें तो वो फायर मशीनरी का पार्ट है सर। तो उस हिसाब से मैं उसको सीख रही थी। और मतलब जैसे मुझे बाद में पता चला कि मुझसे पहले हरियाणा में कोई फीमेल ड्रोन पायलट है ही नहीं, तो मुझे काफी अच्छा लगा। और इसी चीज को देखते हुए फिर मुझे 2022 में 27 मई को नरेंद्र मोदी जी से वार्तालाप करने का मौका मिला। पूरे इंडिया से 5 स्टेट के लोग थे, जहां हरियाणा को मैंने रिप्रेजेंट किया। मोदी जी के साथ मेरी 2 से 3 मिनट का जो वार्तालाप हुआ, उसमें ये निकल के आया कि सरकार जो ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रही है या फिर जो लाने के लिए कार्य कर रही है, उनका मेन फोकस यही है कि कैसे फार्म वर्कर की हेल्थ के ऊपर काम किया जाए, कैसे उनको मतलब स्वास्थ्य संबंधी जो स्प्रे के दौरान या पेस्टिसाइड फंजीसाइड जो भी हम केमिकल यूज करते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए, तो कैसे उनको हेल्थ वाइज हम सिक्योर कर सकते हैं, तो और कैसे हम पानी को बचा सकते हैं, जो कि आज के टाइम की सबसे बड़ी जरूरत है कि पानी को बचाया जाए। हर कहीं पे जल ही जीवन और इस तरह के कोट्स आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। तो मोदी जी के ये 2 बड़े मुद्दे थे, तो उस दौरान मुझे काफी अच्छा लगा उनसे मिलके। उसके बाद फिर जैसे जैसे मैं महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ ऐड हुई, उनके साथ काम करना स्टार्ट किया मैंने, तो मुझे काफी सारे जैसे सीएम सर से और कृषि मंत्री जी से और जो अपने डिप्टी स्पीकर हैं, काफी लोगों से मुझे अप्रिशिएशन मिला। काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया कि बीइंग अ फीमेल मैं एग्रीकल्चर में काम कर रही हूँ, फार्मर्स को इस टेक्नोलॉजी के बारे में बता रही हूँ। और तो मुझे ये सब अच्छा लगा जान के कि मतलब लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और मैं फार्मर्स के लिए कुछ कर पा रही हूँ। देखिए, मीडिया जो है या जर्नलिज्म जो है, ये एक डबल ही स्वॉर्ड है। आप इसको जैसे इस्तेमाल करना चाहेंगे वैसा बनेगा। आप इसको कंस्ट्रक्टिव वे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डिस्ट्रक्टिव वे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कुछ दिन पहले हमारे ऑफिस में कुछ जर्नलिस्ट आए थे, मुझे अभी वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, अभी यहाँ पर शायद मौजूद नहीं है। उन्होंने आके मुझे बताया था कि मैडम ऐसे ऐसे दिव्यांगजन हैं जिन्हें आपके ऑफिस तक आने में, क्योंकि मेरा ऑफिस 2nd फ्लोर पर है, आपके ऑफिस तक आने में इतना प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, व्हील चेयर नहीं है उनके पास। तो ये चीज पहले उन्होंने मुझे बताया, मीडिया में भी लेकर आए, प्रिंट मीडिया में लेकर आए, तो सोशल मीडिया में भी लेकर आए। तो हमने तुरंत फिर हमारे संज्ञान में जब ये समस्या आई, एक जेन्युइन प्रॉब्लम थी, हमने तुरंत व्हील चेयर का इंतजाम करवाया उनके लिए। तो दिस इज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। इससे किसी का फायदा हुआ और जो उनकी समस्या थी उसका समाधान हुआ। डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ये हो सकती है कि आप जैसे मैं आपके साथ मौजूद हूँ यहाँ पर, तो सेम टाइम पर मैं अपने ऑफिस में नहीं हो सकती, तो मेरे पीछे कोई जर्नलिस्ट जाएंगे, वो फोटो खींचेंगे, देखो 4 लोग बाहर खड़े हैं, मैडम आती नहीं है, ठीक है। तो दैट इज डिस्ट्रक्टिव कि उससे किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। और उसके बैकग्राउंड में वो गए नहीं कि मैडम है कहाँ पर, घर में आराम नहीं कर रही मैडम, ठीक है। तो ऐसी चीजें होती हैं कि गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उनको ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, और जहाँ जो वास्तविक परिस्थिति है, कहीं पर कोई जेन्युइन समस्या है, उसको अधिकारियों के संज्ञान में लाना। ये नेशन बिल्डिंग वाली एक्टिविटीज हैं जो अब शायद टाइम आ गया है कि हम लोगों को ज्यादा इस पर फोकस करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले भी हम हमारे जो मनोज जी हैं DIPR, उनके साथ भी डिस्कशन चल रहा था, चर्चा चल रही थी कि परिवार पहचान पत्र जो है इसको लेकर काफी लोग परेशान है, क्या किया जाए। तो उसमें मैंने कुछ नेगेटिव चीजें भी दी कि हमने इन लोगों पर कार्रवाई की है, इस चीज को भी मीडिया में लाना है, और हमने इन लोगों के नए पहचान पत्र बनाए, इस चीज को मीडिया में लाना है। तो उन्होंने भी मुझसे कहा कि मैडम पॉजिटिव चीजों पर फोकस करते हैं। तो ये चीज भी मुझे अच्छी लगी कि आजकल मीडिया, पब्लिक रिलेशन ऑफिस पॉजिटिव चीजों पर फोकस करने की दिशा में जा रहा है, और यही आज के समय की जरूरत है। नकारात्मकता बहुत है, नफरत भी बहुत है हमारे में, तो कम से कम अपने माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मोहब्बत फैलाएं और जो भी पॉजिटिव चीजें, सकारात्मकता और नई ऊर्जा का संचार। ये कहते हैं कि सोशल मीडिया इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग। एग्जैक्टली सर, आपकी बात यहाँ पूरी होती है
कि सोशल मीडिया हमारे पारंपरिक पत्रकारिता के माध्यम को कभी समाप्त नहीं करेगा, तो हमें डरने की जरूरत नहीं। हाँ, सोशल मीडिया को अपने साथ आत्मसात करके उसके इस्तेमाल के बेहतर तरीके ढूंढना ही हमारा दायित्व रहेगा। अगर मैं यहाँ किसी एक शख्स का नाम दूं तो मुझे लगेगा कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, कोई आपत्ति तो नहीं है कि ऐसा भी उनका नाम क्यों ले लिया, उनका क्यों नहीं लिया? क्या आप मुझसे सहमत हैं? जी। आइए अप्रिशिएट कीजिए, 2010 में एक मोबाइल, एक लोगो, एक 50 रुपए के माइक्रोफोन जिसके ऊपर एक प्लास्टिक का, जिसे हम लोगो कहते हैं, वो लगाकर शुरू किया गया छोटा सा घूमते फिरते सोशल मीडिया पर एक चैनल आज करनाल की आवाज बन चुका है। आम जनता के बीच की जो रीच है, उस रीच को इस ढंग से बना दिया गया है कि उस चैनल के स्टूडियो को विजिट करें तो एक बड़ा चैनल का सेटअप वहां नजर आता है, और सिर्फ वो बेस्ड है यूट्यूब पर। मैं आप तक पहुंच अगर पाया हूं तो मुझे उस चैनल का नाम बताइएगा। करनाल का चैनल है, आपसे ही मैं जवाब देना। आइए शुरू करते हैं हमारे सभी डिग्निटीज के साथ। और मैं डॉक्टर आबिद, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से। आज एक लम्हा है, शुरुआत इस बात से कि राजा के महल में एक शर्त रखी गई, एक प्रतिस्पर्धा रखी गई। कुछ मुट्ठी में राजा ने हीरे रखे और उन हीरो को कहा कि इसमें से असली और नकली की जो पहचान करेगा उसे मैं पूरा राजपाट दे दूंगा। अब साहब प्रतिस्पर्धा शुरू होती है और नतीजा ये निकल कर आता है लोगों को कि भी अब मैं आगे जा रहा हूं, मैं आगे जा रहा हूं। लेकिन इसके साथ ही एक और शर्त रखी गई कि जो गलत बताएगा उसका सरकल कर दिया जाएगा। मामला संगीन हो गया, टेंशन हो गई, अब सब पीछे हटने लगे। एक नाबीना शख्स पहुंचे, नाबीना जो आंख से देख नहीं पाते। उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस शर्त के लिए तैयार हूं। राजा ने कहा कि ये देख नहीं पाएंगे, कैसे आ जाएंगे? और खैर उन्होंने कहा कि मुझे 10 मिनट का वक्त दीजिए। वो हीरे लेकर मुट्ठी में और बाहर चले गए। 15 मिनट के बाद वापस लौट कर आए, एक में असली एक में नकली रख के हाथ में दिया। जांच हुई, पाया गया कि ये वाकई में बिल्कुल पुख्ता थे, असली अलग थे, नकली अलग। मामला संज्ञान में हुआ, सब चीज लोगों ने बातचीत की और नतीजा निकला कि जी ऐसे हुआ क्या। तो उस नाबीना शख्स ने कहा, देखिए साहब, पढ़ाई और कढ़ाई देसी भाषा में 2 शब्द कहते हैं। मैं पढ़ा तो नहीं लेकिन कढ़ा हूं, और कढ़ने का नतीजा ये निकला, पूरी जिंदगी फकीर हूं, तपस्या में गुजार दी, दर दर की ठोकरें खाई, घाट घाट का पानी पिया, और उसका नतीजा ये निकला कि मुझे ये परख हो गई कि असली और नकली की पहचान करने के लिए कांच जो है वो नकली हीरे थे जो धूप में जल्दी से गर्म हो गए, और जैसे ही जो गर्म हुए मैंने उनको अलग कर दिया। और असली हीरा जो होता है वो तपिश से गर्म नहीं होता, उसकी तासीर ठंडी रहती है। तो आप तमाम वो हीरे इस वक्त हमारे सामने हैं जिन्होंने जिंदगी की जद्दोजहद से निकलकर पत्रकारिता का ये मुश्किल सफर तय किया, और तपने के बाद चुनिंदा छट कर यहाँ वो हीरे हैं। मैं चाहता हूँ अपनी भी एक तरह पुतानी हो जाए। वेलकम ऑल माय डिग्निटीज ऑल्सो। शुरुआत छोटा सा मैंने कोशिश की है। कहते हैं कि जब तक आप दायरे सीमित ना कर लें तो बात कहने का अधिकार आपका बहुत व्यापक हो जाता है। तो इसमें अभी जो ये वार्तालाप कार्यक्रम हुआ बहुत ही लाभान्वित रहा हम सब के लिए। मुझे यह लगता है आबिद जी ने जैसे सोशल मीडिया और पत्रकारिता को लेकर बहुत